हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि हर साल 1 फरवरी को बजट अनाउंस किया जाता है, वैसे ही इस बार भी निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बजट अनाउंस किया। बट क्योंकि ये एक इलेक्शन ईयर है, लोकसभा के इलेक्शंस हैं आने वाले 2-3 महीनों बाद, तो इसलिए ये जो बजट था ये एक इंटरिम बजट था, अंतरिम बजट। मतलब ये फुल फ्लेजेड बजट नहीं था एक्चुअली। तो फुल फ्लेजेड बजट और इंटरिम बजट में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि फुल फ्लेजेड बजट में गवर्नमेंट है ना अपनी सारी पॉलिसीज़ जो हैं उसको अनाउंस करती है, सारे चेंजेस करती हैं, अगर लॉ में जो भी रिक्वायर्ड है उनको जो सही लगता है वो चेंजेस करती हैं। बट क्योंकि एक इंटरिम बजट था तो इंटरिम बजट में सिर्फ गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ और एक्सपेंस को लेकर और कुछ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बात की जाती है। एक विजन दिया जाता है कि आने वाले टाइम में बजट जो फुल फ्लेजेड बजट होगा वो कैसा होगा, और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का विजन क्या है एक्चुअली इकोनॉमी को लेकर। बट मेजर कोई पॉलिसीज़ इसमें होती नहीं है। बट इवन दो कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि शायद हमें पता होना चाहिए। आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आपको और हमको सभी को एक गवर्नमेंट से सालों से अपेक्षा रहती है कि यार एटीसी का डिडक्शन बढ़ेगा या कुछ टैक्स में हमको कुछ रिलीज मिलेंगे। बट ऐसा कुछ इस बजट में तो, इस इंटरिम बजट में तो एक्चुअली अनाउंस नहीं हुआ है। बट मे बी शायद आने वाले टाइम में जो फुल फ्लेजेड बजट आएगा उसमें ये कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। बट उसके भी चांसेस शायद कम हैं। उसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक्चुअली अभी एक स्टैट्स छोटा सा सुबह बजट में बताया गया था कि 2014 में जब बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तब इनकम टैक्स का जो कलेक्शन था, कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल टैक्स मिला के, पर्सनल टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स मिला के, वो अराउंड 6.5 लाख करोड़ का था पर ईयर। अभी 2023 में वही 6.5 लाख का फिगर 17 लाख करोड़ पहुंच गया। तो इट्स अ जंप ऑफ अराउंड 160%। तो इससे अब ये चीज़ तो हमें समझ में आती है कि बट शायद जो पोटेंशियल है हम लोगों में उतना तो हम टैक्स पे नहीं करते हैं, वो हम सब जानते हैं। बट गवर्नमेंट के लिए वो एक बहुत अच्छा और बहुत एक सिग्निफिकेंट अमाउंट बन के जा रहा है हाल फिलहाल में। तो 2014 से लेके मतलब 2023 तक 160% का एक जंप है। तो और हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि गवर्नमेंट का जो बेसिक जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो एक्चुअली इंडिया में टैक्सेशन से आता है। इंडिया या कोई भी एक मेजर इकोनॉमी हुई वहाँ पे टैक्सेशन से आता है। तो बेसिकली टैक्सेशन हमें पता है दो तरह का होता है, एक इंडायरेक्ट टैक्स और एक डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स पहले बहुत सारे होते थे, अभी मेजरली जीएसटी है, एक्साइज है। तो हालांकि जीएसटी का जो पूरा कंप्लायंस और जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं गवर्न करती है, वो एक्चुअली जीएसटी काउंसिल के अंडर में आता है। तो इसीलिए जीएसटी से रिलेटेड कभी भी आपको बजट में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलती। अभी जीएसटी में जो ग्रोथ अप्रॉक्स पर ईयर देखी जाती है वो 10 to 12% की होती है। बट इनकम टैक्स में सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हम तो मतलब स्लैब भी बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, फ्री टैक्स रिबेट जो है वो बढ़ती जा रही है, बट फिर भी टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट एक्चुअली कई एफर्ट्स कर रही है। जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से लेकर अभी तक काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हुई है। डिजिटलाइजेशन के फ्रंट पे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ने एक्चुअली चीज़ों को ट्रैक करना स्टार्ट किया जो पहले इतना सिग्निफिकेंटली ट्रैक नहीं करते थे चीज़ों को। अभी क्या हो गया है ना कि एक्चुअली गवर्नमेंट बेसिकली पता है इससे क्या करना चाह रही है। अगर अगर 7 लाख की हम सुनते हैं कि 7 लाख तक टैक्स फ्री इनकम है अब, तो उससे एक्चुअली क्या हो रहा है हम लोग उस चीज़ को समझना नहीं चाहते। बट गवर्नमेंट एक्चुअली स्मार्टली 7 लाख तक की रिबेट देकर हमको ये चाह रही है कि हम उससे रिटर्न भरें। क्योंकि पहले 5 लाख तक अगर रिबेट होती थी तो हम क्या करते थे कि हमारी इनकम हम 5 लाख के नीचे दिखाते थे ताकि हमें टैक्स ना भरना पड़े। अगर 10 करोड़ लोग इंडिया में टैक्स भरते हैं तो उसमें से सिर्फ 10 करोड़ लोग अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो सिर्फ 2 करोड़ के आसपास लोग होते हैं जो एक्चुअली टैक्स का पेमेंट कर रहे होते हैं। तो इसी हिसाब से जब 5 लाख तक का स्लैब, फ्री स्लैब हुआ करता था, तब तक हम 5 लाख के नीचे इनकम दिखाते थे। अब क्योंकि वो स्लैब जो है अगर वो 7 लाख हो जाएगा तो लोग 5 लाख ही नहीं, लोग 6 लाख, 6.5 लाख, पौने 7 लाख वहाँ तक अपनी इनकम डिस्क्लोज करेंगे क्योंकि उन्हें वहाँ पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है ना कि गवर्नमेंट इनकम टैक्स फाइलिंग को एनकरेज कर रही है, और साथ ही साथ आने वाले टाइम में हमारा जो टैक्स टू जीडीपी का एक रेशियो होता है एक्चुअली वो रेशियो भी इम्प्रूव होता है।
अगर गवर्नमेंट ये सब स्टेप्स लेती है तो। अब बेसिकली हमने अभी बात करी कि गवर्नमेंट के पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्सेशन है, और लेकिन गवर्नमेंट को काफ़ी खर्चे भी करने होते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और पीएसयूज़ को रन करने में, और बाकी सारी चीज़ें करने में, सब्सिडीज़ में और ग्रांट्स वगैरह में, अदर इन्वेस्टमेंट्स में गवर्नमेंट को खर्चा भी काफ़ी करना होता है। तो गवर्नमेंट के पास बेसिकली एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है टैक्सेस का, और उसका एक खर्चा होता है। जैसे कि एक नॉर्मल हर घर में, हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रेवेन्यू होते हैं और कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। तो वैसे ही जैसे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट के भी होते हैं, और उसको हम बोलते हैं बजट। ठीक है। तो अब जनरली क्या होता है, ऑलमोस्ट लगभग हर बड़ी इकोनॉमी में गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं वो खर्चे ज़्यादा होते हैं, और उसका जो रेवेन्यू होता है उसके अगेंस्ट में वो कम होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो बजट है वो डेफिसिट में है। इसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है। जैसे अगर यूएस की भी हम बात करें तो यूएस भी एक्चुअली डेफिसिट में चलता है, इंडिया डेफिसिट में चलता है। जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वो जनरली डेफिसिट में चलती हैं, बट कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे कि न्यूजीलैंड हुआ, स्विट्ज़रलैंड हुआ, फिर आपका सिंगापुर हुआ। तो ये सारी इकोनॉमीज़ ऐसी है जो एक्चुअली सरप्लस में चलती हैं। यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा होता है, और जो खर्चे हैं गवर्नमेंट के वो एक्चुअली कम होते हैं। तो सिर्फ ये कुछ कंट्रीज़ हैं गिनी चुनी जो कि सरप्लस में चल रही होती हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया ये जानना ज़रूरी क्यों है, उसके पीछे एक कारण है। वो कारण ये है कि गवर्नमेंट ने बजट में आज एक्चुअली एक अनाउंसमेंट हुआ कि हम जो फिस्कल डेफिसिट है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। उसका जो टारगेट है वो अभी एक्चुअली 5.1% का लास्ट ईयर का फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी का रेशियो था, जिसको गवर्नमेंट अब कम करके 4.5% करना चाह रही है। अब ये बेसिकली ये क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के परसेंटेज में कम करने का मतलब, ये सिंपल सी बात अगर हम रफली समझें तो ये है कि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाना चाह रही है और साथ ही साथ खर्चों को कम करना चाह रही है। ठीक है। अब रेवेन्यूज़ बढ़ाने का क्या कारण, कैसे रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे। तो रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे मैंने आपको बताया टैक्सेशन से। तो टैक्सेशन एक्चुअली गवर्नमेंट इंक्रीज़ करना चाह रही है और खर्चों को कम करना चाह रही है, या अगर कम नहीं भी करना चाह रही है तो जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो ज़्यादा होना चाहिए खर्चों के ग्रोथ से। सिंपल, तभी जो एक डिफरेंस है दोनों चीज़ों के बीच में उसे हम कम कर पाएंगे। तो अभी गवर्नमेंट एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट कम करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किन चीज़ों को होता है, किस सेक्टर को होता है। अगर हम स्टॉक मार्केट के हिसाब से समझें तो उसमें अभी जैसे ही आज ये अनाउंसमेंट हुआ ना, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी उनके स्टॉक्स एकदम से उनमें एक बम्प आया, उनमें एक बाइंग स्टार्ट हो गई। बीट एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ या पीएनबी हुआ, ये जितने स्टॉक्स थे इनमें एक रैली स्टार्ट हुई। अब वो रैली एक्चुअली ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाई क्योंकि मार्केट सपोर्टिव नहीं था, बट हाँ फिर भी सिग्निफिकेंटली अपसाइड आपको पीएसयू बैंक्स में देखने को मिली। उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि जनरली क्या होता है जब पीएसयू बैंक्स या कोई जब बैंकिंग सेक्टर होता है तो बैंकिंग सेक्टर में जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है तो उसको लिक्विडिटी उसमें से खींची जाती है बाहर, लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। बट अब क्योंकि अगर फिस्कल डेफिसिट कम होगा तो उससे लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली इन्फ्यूज़ होगी बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा होगा, वो लैंडिंग ज़्यादा कर पाएंगे। और भी कई कोरिलेशंस होते हैं, बट उसे समझने के लिए शायद हम थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे, उसके लिए अनदर वीडियो बनाया जा सकता है। बट अल्टीमेटली यही है कि अगर फिस्कल डेफिसिट कम होता है तो बैंकिंग सेक्टर को अच्छा खासा उससे फ़ायदा देखने को मिलता है। ठीक है। अब ये तो हुई फिस्कल डेफिसिट की बात। गवर्नमेंट चाह रही है कि फिस्कल डेफिसिट कम हो, दैट इज़ रियली गुड। और उसके बाद हम बात करते हैं कि सेक्टर्स अगर देखे जाएँ तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि इस बजट में हमें जिन 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 सेक्टर्स को एक्चुअली फ़ायदा मिल सकता है। तो गवर्नमेंट ने एक्चुअली एक डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं। डिफेंस सेक्टर के लिए अप्रॉक्स 4.5 लाख करोड़ 4.6 लाख करोड़ के अप्रॉक्स का बजट का एलोकेशन किया गया। अब डिफेंस सेक्टर में अब जो लोग अभी बात कर रहे थे, हमारे मन में भी कई बार ये विचार आता होगा कि यार डिफेंस कंपनीज तो ऑलरेडी, मतलब अगर आप रिटर्न्स देखो तो छप्पड़ फाड़ चुके हैं। मतलब बहुत ऐसा लगता है कि यार कहाँ से कहाँ आ गए, बहुत रैली हो गई। अब ये आप भले ही भेल का स्टॉक देख लीजिए, चाहे आप BEL देख लीजिए, चाहे आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देख लीजिए, चाहे जितने भी डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक है, इवन शिप बिल्डिंग कंपनीज हो गई, मजगांव डॉक हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, तो दे हैव जस्ट गिवन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रन अप इन द रिसेंट टाइम्स। बट
एक्चुअली पता है अगर आप सोचो तो ये वो कंपनीज हैं जिनके पास सरकारी कंपनीज हैं, ठीक है, 10 से 15 साल तक की ऑर्डर विजिबिलिटी है, इनके पास एक्चुअली काम है, 15-15 सालों का इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं, इनके पास काम है। और वहाँ से अभी भी आप देखो तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि डिफेंस सेक्टर में कोई एलोकेशन कम करना चाह रही है, ठीक है, या तो उसको कांस्टेंट रख रही है, उसको बढ़ा रही है एलोकेशन। लास्ट ईयर भी अराउंड 4.5 लाख करोड़, 4.6 लाख करोड़ के आसपास का एलोकेशन था, अभी भी वो उतना ही है। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि मे भी शायद वो जो रैली हम लोगों ने पिछले 1-1.5 साल में डिफेंस स्टॉक्स में देखी है, वो कुछ हद तक शायद कम हो सकती है, या रैली कम हो सकती है, कुछ कंसोलिडेशन आ सकता है। बट हाँ, लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर आप डिफेंस सेक्टर में अभी भी अपना बेट करना चाहते हैं तो दिस कैन रियली बी अ गुड ऑप्शन, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ इंडिया की स्टोरी में बाकी है, डिफेंस सेक्टर में बाकी है। और उसके अलावा जो सेक्टर फोकस में रहा बजट में वो था इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी हमने देखा कि अभी हमने बात करी काफ़ी कि फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट कम करना चाहती है। अब फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए एक्चुअली टैक्स कलेक्शंस बढ़ाने पड़ेंगे, या अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट एक बहुत ही मतलब एक विजनरी सा मुझे लगता है कि यार पहले जब भी बजट आता था, या जो पहले की गवर्नमेंट थी, वो इतना फोकस नहीं करती थी इन चीज़ों पे। एक्चुअली गवर्नमेंट, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो ये चाहती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करके जीडीपी को ग्रो करें। और ये बहुत ही एक वाइज और विजनरी स्टेप है अपने आप में, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, ये माना जाता है कि बजट वाले साल में जब इलेक्शन वाले साल में जब बजट आता है, तो वहाँ पर हमें एक फ्री बीज देखने को मिलती है गवर्नमेंट की साइड से। बट इस साल इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। हाँ, वो बात अलग है कि राम मंदिर ऑलरेडी बनाया जा चुका है, तो मे बी वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को हेल्प करेगा, बट बीजेपी को एक्चुअली हेल्प करेगा गवर्नमेंट फॉर्म करने में। बट अभी तक ऐसे कोई फ्रीबीज और ये सब का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, होना भी नहीं चाहिए, और सही भी है। अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में पुश करके, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग इन्वेस्ट करके यदि जीडीपी को ग्रो कर सकते हैं, कलेक्शंस बढ़ा सकते हैं, डेफिसिट कम कर सकते हैं, बैंक को इकोनॉमी में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही वाइज और विजनरी स्टेप है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्चुअली केपेक्स अनाउंस हुआ है 11,11,000 करोड़ का। तो केपेक्स स्टोरी और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी भी अभी फेड नहीं हो रही है रिसेंट टाइम्स में। अभी तो मतलब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता नियर फ्यूचर में कि इंफ्रास्ट्रक्चर या उसमें जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है, या इवन इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर जाइंट जो कंपनीज़ हैं इंडिया में, उनमें कोई हमें कोई थकावट या कुछ देखने को मिल जाए, क्योंकि ऑर्डर्स तो आने वाले टाइम में आएंगे। अगर गवर्नमेंट और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्फ्यूज़ कर रही है तो ऑर्डर्स तो उन कंपनीज़ को मिलेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक अच्छा थीम हो सकता है आने वाले कुछ सालों के लिए भी। उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ एक्चुअली रेलवे से रिलेटेड। तो रेलवे से रिलेटेड एक्चुअली 3 कॉरिडोर अनाउंस किए गए हैं: एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। और एक साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट ये भी हुआ है कि 40,000 जो नॉर्मल रेल बोगीज़ हैं इंडिया में, उनको वंदे भारत की बोगीज़ में कन्वर्ट किया जाएगा। तो अब जैसा कि आपको पता है, वंदे भारत इज़ एक्चुअली लाइक जो पैसेंजर कम्यूटेशन होता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए ही है। और उसके अलावा जो फ्रेट कॉरिडोर और ये सब है, पोर्ट कॉरिडोर, एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर, ये लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो ये जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स हैं, सीमेंट से रिलेटेड या मिनरल से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, कोल से रिलेटेड, बाकी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, तो ये कहीं ना कहीं इन कंपनीज़ को इन अनाउंसमेंट से एक हेल्प हो सकती है आने वाले टाइम में। उसके बाद 40,000 जो मैंने आपको बताया कि वंदे भारत ट्रेन्स में कन्वर्ट किया जाएगा नॉर्मल बोगीज़ को। तो ये एक्चुअली इसके पीछे हमने सोचना चाहिए कि इसके पीछे विजन क्या है गवर्नमेंट का। तो एक तो पता है, रेलवेज़ में भी जो डेफिसिट चलता है, आपको पता ही है, रेलवेज़ का बजट भी डेफिसिट में होता है। तो रेलवेज़ में एक्चुअली क्या होता है ना कि गवर्नमेंट को खर्चा उतना करना पड़ता है, सब्सिडी टिकट्स पे उतनी देनी पड़ती है जितना गवर्नमेंट खुद कलेक्ट नहीं कर पाती हम लोगों से। तो इसीलिए जो थोड़ा सा अगर लग्जूरियस या प्रॉपर अच्छी ट्रेन इंडिया में चलाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्शन, जो फेयर कलेक्शन है, उसमें एक इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट ने इस टूरिज़्म पे
भी हमेशा से अपना एक फोकस रखा है, खासकर पिछले कोविड के बाद से पिछले 2-3 सालों में। तो इसीलिए उसको देखते हुए भी जो पैसेंजर रेलवे नेटवर्क है और जो एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट है उस पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है। तो और एक मेजर अनाउंसमेंट ये भी हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को फ्री लोन दिए जाएंगे ताकि वो अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में टूरिज्म से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, टूरिज्म को वो डेवलप कर सके अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में। उसके लिए लोन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को। अब ये एक्चुअली अभी आप लोगों ने देखा ही होगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी, जैसे काशी में पहले अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाया करते थे, मुश्किल से 30-40 लोग जाते थे रोज़ ऑन एन एवरेज। बाकी अभी अभी वही फिगर और अराउंड 4 से 5 लाख का चल रहा है डेली का। इवन उज्जैन आप देख लीजिए, उज्जैन में भी 8-9 लाख का डेली एवरेज विजिट चल रहे थे अभी कुछ टाइम पहले तक। और उसके अलावा अयोध्या का जो अभी डेवलपमेंट हुआ है वो आप लोगों ने देखा ही। तो टूरिज़्म पे हमेशा प्रेजेंट गवर्नमेंट का फोकस रहा है। और टूरिज़्म एक्चुअली एक काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने वाला सेक्टर है। साथ ही साथ वो अराउंड 10% अभी टूरिज़्म हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। और इनबाउंड टूरिज़्म में अपने आप में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं टूरिज़्म को लेके, जो कि गवर्नमेंट को आने वाले समय में डील करना चाहिए ताकि टूरिज़्म को और बूस्ट मिल सके इंडिया में। सो ये थे कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।